प्रिय छात्रों, ये लेक्चर हमारा यूनिट 1 का अंतिम लेक्चर है। अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो मिलर इंडिसेस आपके सिलेबस में यूनिट 1 में का अंतिम टॉपिक है और इसके पहले हम लोगों ने जो भी कुछ सिलेबस में दिया गया है उसे कवर कर लिया है और अब यह लास्ट लेक्चर मिलर इंडिसेस का है और इस तरह से आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से यूनिट 1 का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सेकेंड यूनिट की ओर बढ़ेंगे। तो मिलर इंडिसेस में ये जो नाम है मिलर, ये क्या चीज़ है एक्चुअली? मिलर इंडेक्स जो होते हैं या मिलर इंडिसेस, ये किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में प्लेन को शो करने के लिए होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन होते हैं। अभी तक हम लोगों ने हमेशा यूनिट सेल को ड्रॉ किया है और यूनिट सेल में केवल 6 प्लेन दिखते हैं, 2 फ्रंट बैक एंड 2 साइड प्लेन्स एंड टॉप एंड बॉटम। लेकिन अगर हम पूरे क्रिस्टल स्ट्रक्चर को देखें तो एक्चुअली वहाँ बहुत सारे प्लेन होते हैं, पैरेलल प्लेन्स होते हैं। किसी भी एक प्लेन के पैरेलल ढेर सारे प्लेन होते हैं। और जब हम यूनिट सेल की बात करते हैं तो आपके मन में केवल एक क्यूबिक स्ट्रक्चर शायद आता होगा, पर क्यूबिक स्ट्रक्चर में ही केवल फ्रंट बैक 2 साइड के प्लेन और टॉप बॉटम ये 6 फेस ही नहीं होते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जिनको बता पाना कठिन होता है कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम फ्रंट की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि दिस इज द फ्रंट प्लेन। बैक की बात कर रहे हैं तो कह सकते हैं कि दिस इज द बैक प्लेन। वैसे ही साइड की में भी हम बता सकते हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड। वैसे ही टॉप और बॉटम भी बता सकते हैं। इन 6 फेस को तो हम इस तरह से बता सकते हैं, लेकिन अगर हम उसके अलावा 6 फेस के अलावा और भी कोई प्लेन बताना चाहें तो हमारे पास कोई और माध्यम नहीं होता है कि हम उसे क्या कह के बताएंगे कि ये हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। जबकि जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो ज़्यादातर जो स्टडी है वो प्लेन्स पे ही आधारित है, बिकॉज क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स। पैरेलल प्लेन्स को अगर हम कलेक्ट कर दें तो एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। तो मिलर इंडिसेस एक इंडेक्स सिस्टम है जो ये बताता है कि किसी उस प्लेन को इंडेक्स कर देता है। जैसे किसी प्लेन को XYZ या किसी प्लेन को LMN या PQR, इस तरह से 3 इंटीजर्स होते हैं। 3 इंटीजर से किसी प्लेन को डिनोट किया जाता है और फिर वो जो इंडिसेस होते हैं या वो जो 3 सेट ऑफ 3 इंटीजर्स होता है वो उसको यूनिकली डिफाइन करता है। जैसे अगर हमने कह दिया 111 प्लेन, तो इसका मतलब कि 11 प्लेन जो क्रिस्टलोग्राफी के लोग हैं वो समझ जाएंगे कि ये किस प्लेन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का ये एक सिस्टम है जो प्लेन्स को डिनोट करने के लिए या उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया गया था। और ये बताया गया था ब्रिटिश मिनरोलॉजिस्ट विलियम हेलोइस मिलर, इन्होंने इसको बताया था कि और उन्हीं के नाम पे ही इसलिए इसका नाम मिलर इंडिसेस या मिलर इंडेक्स रखा गया है। तो अब हम देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, मिलर इंडेक्स को हम कैसे निकालेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिलर इंडेक्स क्या है। मिलर इंडेक्स या मिलर इंडिसेस are the set of 3 integer numbers to represent a plane in the crystal। तो 3 नंबर्स होते हैं इंटीजर नंबर्स, जैसे HKL, और उनको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर रखा जाता है। इनके बीच में कोई कॉमा नहीं होता है, इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है। तो इस तरह के जो 3 नंबर होते हैं इनको हम, इस पूरे सेट को हम कहते हैं कि ये मिलर इंडिसेस ऑफ अ प्लेन। किसी प्लेन को डिनोट करने के लिए ये लेटर्स या ये जो इंटीजर्स हैं वो यूज किए जाते हैं। अब इसका जो सिस्टम है, जैसे मैंने कहा कि इसके बीच में कॉमा नहीं होगा, तो कॉमा नहीं रखना है इसमें, और ये स्मॉल ब्रैकेट में ही होगा। ये कर्ली ब्रैकेट में या स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख सकते हैं। जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है कि स्मॉल ब्रैकेट होगा और 3 इंटीजर्स के बीच में कोई कॉमा नहीं होगा, कोई डॉट नहीं होगा, कोई डैश नहीं होगा, तो उसी पैटर्न पे इसको लिखा जाता है। अब देखिए, जैसे अभी तक हम लोगों ने हमेशा एक यूनिट सेल को ड्रॉ किया है, लेकिन क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे यूनिट सेल होते हैं, ढेर सारे यूनिट सेल होते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 यूनिट सेल को ड्रॉ किया गया है। एक यूनिट सेल ये वाला है, दिस इज द 1 यूनिट सेल,
ये यूनिट सेल, और उसी से बगल में उसके एडजेसेंट ये दूसरा यूनिट सेल भी यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, और उसके साथ और भी यूनिट सेल होंगे, उसके ऊपर भी होंगे, उसके नीचे भी होंगे, और उसके आगे भी होंगे, और पीछे भी होंगे। लेकिन फॉर द सिंप्लिसिटी अभी हम लोगों ने यहाँ पे 2 यूनिट सेल को ड्रॉ किया है। अब इस 2 यूनिट सेल में अगर हम कोई प्लेन लें, जैसे हमने ये वाला प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया, इस तरह के बहुत सारे प्लेन, आप कोई भी प्लेन इमेजिन कर सकते हैं और उसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे भी प्लेन यहाँ पे इनफाइनाइट प्लेन ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जैसे एक प्लेन यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, तो इस प्लेन को अगर हमने ड्रॉ किया तो अब हम क्या बताएंगे कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। अगर हम कुछ कहना चाहते हैं इस प्लेन के बारे में, तो हम बता नहीं सकते कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं जब तक कि उसका कोई इंडेक्स सिस्टम या उसका कोई नोटेशन ना हो। तो मिलर इंडिसेस एक तरह से क्या है, वो नोटेशन है प्लेन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये प्लेन दिया गया है, अब इस प्लेन के लिए मिलर इंडिसेस कैसे निकालेंगे वो तरीका यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या उसके स्टेप्स होंगे। सो देयर आर 5 स्टेप्स, और हम एक एक करके उन स्टेप्स को समझेंगे कि वो क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है नोट द इंटरसेप्ट्स ऑन 3 एक्सिस। 3 एक्सिस हैं ए बी सी। अब जब हम 3 एक्सिस की बात कर रहे हैं तो ड्रॉ करने में हमेशा हम क्यूबिक सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी ड्रॉ द क्यूबिक सिस्टम, क्योंकि वो आसान होते हैं ड्रॉ करने में। लेकिन आप जब क्यूबिक सिस्टम की बात करते हैं तो ए बी सी एक्सिस एक तरह से वो आई जे के या एक्स वाई जेड जैसा हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको किसी भी क्रिस्टल क्लास में ले जाएं, चाहे ट्राइक्लोनिक हो या मोनोक्लिनिक हो, सब में 3 डायरेक्शन ए बी सी होते हैं, भले ही वो 90-90 डिग्री पे ना हो, तो भी वहां पे 3 डायरेक्शन होते हैं। तो जब हम यहाँ पे 3 इंटरसेप्ट्स की बात या 3 लैटिस पैरामीटर ए बी सी की बात करते हैं, तो इन जनरल वो जरूरी नहीं है कि वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में ही हो, मतलब कि तीनों एक्सिस के बीच में 90 डिग्री हो, वो जरूरी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि हम किस क्रिस्टल क्लास की बात कर रहे हैं। लेकिन ए बी सी, जैसे इस डायरेक्शन को मैंने कहा कि इस डायरेक्शन को हमेशा ए मानिए, इस डायरेक्शन को हमेशा बी मानिए, और इस डायरेक्शन को सी मानिए। तो इस बेसिस पे ही हम इसको भी करेंगे। सो नोट द इंटरसेप्ट्स ऑन 3 एक्सिस, मतलब ये जो प्लेन है, जिस प्लेन के लिए हमें मिलर इंडेक्स निकालना है, हमें देखना है कि वो ए एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, और बी एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, और सी एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो देखिए जैसे ये जो प्लेन है, ये ए एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, मतलब इतने डिस्टेंस पे कट कर रहा है, यानी ए पे कट कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है ये ओरिजिन के सापेक्ष अगर देखें, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखें, तो वो ए डायरेक्शन मूव कर जाती है, तो इसलिए वो ए एक्सिस को ए पे कट करती है। जबकि बी एक्सिस में वो देखिए 2 यूनिट सेल मूव कर गई। ये जो प्लेन है वो बी एक्सिस को इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे मतलब कि यूनिट सेल में 2 लाइन मूव कर गए, तो इसलिए बी पे इंटरसेप्ट कितना है, 2b इंटरसेप्ट हुआ। और ये सी एक्सिस के पैरेलल है, सी एक्सिस को ये कहीं भी इंटरसेप्ट नहीं कर रहा है, बल्कि वो सी एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर सी एक्सिस के पैरेलल है तो कोई भी 2 पैरेलल चीजें कहाँ पे इंटरसेप्ट करेंगी, वो इनफाइनाइट पे इंटरसेप्ट करेंगी। तो इसलिए हम यहाँ पे सी के लिए इनफाइनाइट लिखेंगे। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप ये है कि जिस प्लेन के लिए हम मिलर इंडेक्स निकालना चाहते हैं, उस प्लेन को देखेंगे कि वो प्लेन 3 बेसिक जो एक्सिस हैं ए बी सी, उन एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, इंटरसेप्ट कर रही है। तो फॉर दिस एग्जांपल, इस जो हमने इस डायग्राम में ड्रॉ किया है, इसके लिए ये ए टू बी और इनफाइनाइट हो गया। अब फिर सेकेंड स्टेप है राइट इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर्स। तो अभी तो हमने इसे लैटिस पैरामीटर्स के टर्म्स, मतलब जो एक्चुअल इंटरसेप्ट है, जैसे ए टू बी इनफाइनाइट है, अब राइट इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर्स मींस कि ए को ए से डिवाइड कर देंगे, टू बी को बी से डिवाइड कर देंगे, और इनफाइनाइट को सी से डिवाइड कर देंगे, ताकि हमें केवल नंबर मिले, जैसे कोई इंटीजर नंबर मिल जाएगा। तो ए को ए से डिवाइड करेंगे 1, 2b को b से डिवाइड करेंगे तो 2, और इनफाइनाइट को c से डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट ही यहाँ पे आएगा। तो ये सेकेंड स्टेप हुआ। उसके बाद है टेक द रेसिप्रोकल, ये जो नंबर्स हैं इनका रेसिप्रोकल लेना है। तो 1/1 मतलब 1 ही हुआ, 1/2 हो गया, और 1/इनफाइनाइट मतलब 0 हो गया। तो रेसिप्रोकल लेने से ये 3 नंबर 1, हाफ और 0 बन गए। अब क्लियर द फ्रैक्शन, तो अगर यहाँ पे कोई फ्रैक्शन आ रहा है तो हम उसको एलसीएम लेकर के क्लियर करेंगे।
एलसीएम लेंगे इसका तो ये आ जाएगा 210 और नीचे डिनोमिनेटर में वो 2 रहेगा तो वो पार्ट छोड़ देंगे। जो एलसीएम लेने के बाद जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा तो वो चीज हम यहाँ पे लेते हैं। जैसे यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 0 आएगा। तो इसलिए क्लियर द फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शन को क्लियर करेंगे तो 210 आएगा। और फिर ये जो 210 आता है यही मिलर इंडेक्स हो गया। इसको अब हमें कैसे लिखना है, इसको स्मॉल ब्रैकेट में और 210 लिख देंगे। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है, कोई कोलोन नहीं है, कोई डैश नहीं है, कोई डॉट नहीं है। तो ये 210 ये जो है ये इस प्लेन का मिलर इंडेक्स हो गया। तो इस तरह से हम मिलर इंडेक्स को निकालते हैं। ये एक एग्जाम्पल हुआ। अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने 2 यूनिट क्रिस्टल ड्रॉ किए हुए हैं। एक यूनिट क्रिस्टल ये वाला है जो आपको दिखाई दे रहा होगा और दूसरा यूनिट क्रिस्टल ये है, ये भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये दो में हमने कोई एक पॉइंट यहाँ लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया और एक पॉइंट यहाँ लिया और ऐसे करके हमने एक प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ये प्लेन ड्रॉ किया। तो इस प्लेन के लिए अब हमें मिलर इंडेक्स निकालना है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैं ये कह रही थी कि यहाँ पे बहुत सारे प्लेन होते हैं, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में बहुत सारे प्लेन होते हैं और किसी प्लेन को बताना कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं ये हम बिना किसी नोटेशन के नहीं बता सकते हैं, हमेशा ड्रॉ करके नहीं बताया जा सकता है। तो इसलिए इसके लिए किसी न किसी नोटेशन की जरूरत होती है और वो नोटेशन को ही हम मिलर इंडिसेस कहते हैं, जिसे स्मॉल ब्रैकेट में HKL से डिनोट करते हैं। तो इस प्लेन के लिए भी अगर हमें मिलर इंडेक्स निकालना है तो अगेन हम लोग वही सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे। जो देखेंगे कि ये जो प्लेन है ये ए बी और सी एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा है। तो अब ये देखिए जैसे इसको ये यहाँ पे कर रहा है, मतलब ये डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, ए है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ए हो गया। और फिर ये इस पॉइंट पे ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, ये 2b है, तो इसलिए यहाँ पे 2b लिखेंगे। और ये सी पे भी इस बार इंटरसेप्ट कर रहा है और सी पे कहाँ कर रहा है, सी पे ही कर रहा है, तो यहाँ पे सी लिखेंगे। इसका मतलब कि इंटरसेप्ट तीनों रिस्पेक्टिव एक्सिस पे क्या इंटरसेप्ट हो गया, ए, 2b एंड सी। फिर नेक्स्ट स्टेप में राइट इन टर्म्स ऑफ लैटिस पैरामीटर्स, मतलब कि हम इसे a बाई ए, 2b बाई बी एंड c बाई सी कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 1 2 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है टेक द रेसिप्रोकल। तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे 1 और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो 1 अपॉन हाफ 1/2 आ जाएगा और इसका 1 ही आएगा। और चूंकि यहाँ पे अब फ्रैक्शन है, जब भी हम रेसिप्रोकल लेंगे तो हमें कोई ना कोई फ्रैक्शन मिलेगा, तो फिर क्लियर द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन को क्लियर कर देंगे तो ये आ जाएगा 212। तो इसका मिलर इंडेक्स क्या हुआ, इसका मिलर इंडेक्स हुआ 212। तो इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में इसको हम रख देंगे विदाउट एनी स्पेस, विदाउट एनी कॉमा, विदाउट एनी डॉट, विदाउट एनी डैश और कोलोन। तो इसको हम कहते हैं कि इसका ये जो प्लेन है इस प्लेन का मिलर इंडेक्स 212 हुआ। तो इस तरह से हम मिलर इंडेक्स को निकालते हैं। अब आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं जिसमें आप मिलर इंडेक्स को निकाल सकते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्रंट फेस होता है, ये मैंने आपको बताया था कि अगर एक यूनिट सेल को लें तो एक यूनिट सेल में ओरिजिन हमेशा इसी को मानिए, तो जो फ्रंट फेस होता है इसको हम ए फेस कहते हैं और बैक को भी ए फेस कहते हैं क्योंकि ये ए एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो इसलिए ये ए फेस हुआ। और वैसे जो बैक फेस है वो भी ए फेस है। और ये बी एक्सिस है, तो बी एक्सिस के जो परपेंडिकुलर फेस है मतलब ये वाला फेस, ये बी फेस कहलाता है। उसी तरह जो ये वाला फेस है ये भी बी फेस कहलाएगा। तो इसके पैरेलल जितने भी पैरेलल फेसेस हैं या पैरेलल प्लेन्स हैं वो सारे बी फेस कहलाएंगे। उसी तरह से ये सी एक्सिस है, तो सी एक्सिस के परपेंडिकुलर ये वाला फेस है तो इसको हम सी फेस कहते हैं, या ये वाला जो फेस है बॉटम वाला इसको भी हम सी फेस कहते हैं। तो और उनके पैरेलल जितने भी फेस होंगे उनका वही नोटेशन होगा, वही उनका नॉमेक्लेचर होगा। जैसे ए फेस के पैरेलल जितने भी फेस होंगे वो ए फेस ही कहलाएंगे। अगर हम ए फेस को मिलर इंडेक्स के टर्म्स में लिखें तो ये वाला फेस देखिए, जैसे ये वाला फेस है तो ये फेस देखिए, ये फेस ए एक्सिस को ए पे इंटरसेक्ट करता है और बी एक्सिस के पैरेलल है और वैसे ये सी एक्सिस के भी पैरेलल है।
तो इसलिए इस फेस के लिए जो मिलर इंडेक्स होगा वो 100 होगा। इसका मिलर इंडेक्स 1, क्योंकि जब हम इंटरसेप्ट लिखेंगे तो वो आएगा a इनफाइनाइट इनफाइनाइट, और फिर वो आएगा 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट, फिर वो आ जाएगा 100 100 और 100 ही रहेगा, और इसलिए उसका 100 हो गया। उसी तरह से अगर हम बी फेस को देखें, ये जो बी फेस है, ये बी फेस बी एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये बी एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, बी पे कट कर रहा है, जबकि वो ए एक्सिस के पैरेलल है और सी एक्सिस के भी पैरेलल है। तो उसका इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे हम, उसका लिखेंगे इनफाइनाइट बी इनफाइनाइट, और फिर ये हो जाएगा इनफाइनाइट 1 इनफाइनाइट, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप में वो हो जाएगा 0 1 0 0 1 0, तो उसका मिलर इंडेक्स कितना है, 0 1 0। उसी तरह से टॉप फेस देखिए, जैसे ये टॉप फेस है, तो ये टॉप फेस सी एक्सिस को सी पे इंटरसेप्ट करता है, जबकि वो ए एक्सिस के पैरेलल है और बी एक्सिस के भी पैरेलल है, तो उसके लिए आ जाएगा यहाँ इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, और फिर इनफाइनाइट इनफाइनाइट 1, फिर 0 0 1 0 0 1, और उसका मिलर इंडेक्स हो जाएगा 0 0 1। तो ये जो सिंपल 3 प्लेन्स हैं, उनके लिए ए फेस बी फेस सी फेस के लिए मिलर इंडेक्स होता है 100 0 0 1 0 एंड 0 0 1। अब जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे एफसीसी लैटिस का, एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का या हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का, तो मैंने आपको बताया था कि जब ए बी लेयर बनाते हैं तो वो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन जब ए बी सी लेयर बनाते हैं तो वो एफसीसी स्ट्रक्चर बन जाता है। ए बी सी में वो एफसीसी स्ट्रक्चर बनता है, और वो जो हेक्सागोनल टाइप का जो शेप होता है वो मैंने कहा था कि एफसीसी में वो 1 1 1 प्लेन होता है, एफसीसी का 1 1 1 प्लेन। तो मैं आपको थोड़ा सा, अभी टाइम है तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे पहले तो जब हम क्रिस्टलोग्राफी पढ़ रहे होते हैं या सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको यूनिट सेल ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, कि क्योंकि आपको बार बार नोटबुक में यूनिट सेल ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर एग्जाम में आप जब पेपर लिखेंगे तो आपको नोटबुक वो ड्रॉ करना होगा, तो वो ड्रॉ इस तरह का होना चाहिए कि वो समझ में आए और आप क्या कहना चाह रहे हैं वो आपके फिगर से दिखना चाहिए। क्रिस्टलोग्राफी में बिना फिगर बनाए आप अपने डायग्राम अपने आंसर को पूरा नहीं कर सकते। तो मैं एक आपको ये भी बता देती हूँ कि कैसे ड्रॉ करना चाहिए। आपका कोई भी मेथड हो सकता है, लेकिन जनरली कोई एक मेथड हो जिसमें कि आप थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिए। ये मेरी लाइन बहुत सीधी नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी ड्रॉ करने का एक तरीका मैं आपको बता दे रही हूँ कि यूनिट सेल को कैसे ड्रॉ करना चाहिए। तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए यहाँ पे, और फिर उस पैरेललोग्राम से इस तरह परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करके, तो ये एक तरीका है जिससे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, और इसकी आपको प्रैक्टिस करनी होगी ताकि आप आसानी से यूनिट सेल को ड्रॉ कर सकें। तो ये एक यूनिट सेल है, और इसमें मैंने कहा कि हमेशा ओरिजिन को मान लीजिए कि ओरिजिन हमेशा एक ही पॉइंट को हमेशा ओरिजिन मानिए। जैसे मानिए कि ये ओरिजिन है, हमेशा बार बार चेंज करने से वो सही नहीं रहता है, तो वो हमेशा ओरिजिन हमारा हो गया, और ये एक्सिस जो होगी ये हमारी हमेशा ए एक्सिस होगी, और ये वाली एक्सिस हमेशा हमारी बी एक्सिस होगी, और तीसरी एक्सिस ये हमेशा हमारी सी एक्सिस होगी। तो एक तो ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, और हमेशा जब भी इमेजिन कीजिए तो इसको ए एक्सिस मानिए, इसको हमेशा बी एक्सिस मानिए, और इसको ऊपर इसको हमेशा सी एक्सिस मानिए। तो ये ए बी सी 3 एक्सिस हो गए। अब इस 3 एक्सिस में हमें ड्रॉ करना है कि 1 1 1 प्लेन कौन सा होगा। तो 1 1 1 प्लेन के लिए एक पॉइंट हम ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि ये 1 का, ये अगर ओरिजिन है तो 1 इंटरसेप्ट कहाँ होगा, 1 इंटरसेप्ट यहाँ होगा। सो दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर 1, और बी का इंटरसेप्ट कहाँ होगा, वो यहाँ पे होगा, और फिर सी का इंटरसेप्ट वो यहाँ पे होगा। तो 1 1 1 प्लेन के लिए इनको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो प्लेन बनेगा ये 1 1 1 प्लेन है।
जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो एफसीसी लैटिस में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर जैसा दिखता है, क्योंकि वहां पे एबीसी लेयर है और वो कुछ हेक्सागोनल जैसा दिखता है। तो अगर एफसीसी लैटिस में इस प्लेन को देखेंगे, एफसीसी लैटिस में अगर 111 प्लेन को देखेंगे तो 11 प्लेन पे जो एटम्स होंगे वो हेक्सागोन जैसे होंगे। तो ये इसलिए मैंने आपको ये 111 प्लेन बताया। तो इस तरह से अब हम लोगों ने आज का लेक्चर लगभग पूरा हो गया है और अब इसमें ढेर सारे न्यूमेरिकल्स होते हैं। कुछ ये जो यूनिट 1 है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों ने कई टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं और मैं आपको उस टॉपिक्स को एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। रिवाइज मतलब आपको बता देती हूँ कि हमने इसमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए हैं, ताकि आपको रिकॉल हो जाए। यूनिट 1 में हम लोगों ने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है एमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, लैटिस एंड बेसिस, टाइप्स ऑफ लैटिसेस, ब्रेवियस लैटिसेस, यूनिट सेल, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव लैटिस, सिमेट्री एलिमेंट्स, पॉइंट ग्रुप एंड स्पेस ग्रुप, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड, FCC, cesium chloride BCC, HCP means hexagonal close packed structure, packing fraction of simple cubic FCC, BCC and HCP and Miller indices। तो इस तरह हम लोगों ने ये लेक्चर पूरा यूनिट 1 कंप्लीट कर लिया है। इस यूनिट 1 में से काफी न्यूमेरिकल बनते हैं, तो आपको कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी होगी और मिलर इंडिसेस पे भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, तो उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। एक बार जब हम लोग सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, मतलब 5 यूनिट है, वो 5 यूनिट कंप्लीट कर लेंगे, तो एक तरह से रिवीजन के तौर पे तब क्वेश्चंस को टेकअप करेंगे और फिर जैसे फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस, फिर सेकंड यूनिट के क्वेश्चंस और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे कि आंसर्स को कैसे लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन दिया है तो उसमें आपको क्या आंसर देना है, इसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उस डिस्कशन के पहले आप स्वतः ही जो भी बुक आपके पास है, अगर मैं बुक बताऊं तो एक यूजी लेवल के लिए मॉडर्न फिजिक्स की जो बुक्स होती हैं उसमें भी क्रिस्टलोग्राफी दिया रहता है, लेकिन उसमें केवल बहुत कम पोर्शन होगा। अगर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बुक लेंगे तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो स्टैंडर्ड बुक है वो किटल की है, सी किटल की है, चार्ल्स किटल की। उसके अलावा वहाब की बुक है, पटेल की बुक है, और एक सक्सेना गुप्ता सक्सेना भी आती है, एक RL सिंगल भी आती है। तो आपको जो भी बुक अवेलेबल हो जाए वो बुक आप ले सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए, और उससे आप न्यूमेरिकल्स लगाना शुरू कीजिए, क्वेश्चन शुरू कीजिए इन वीडियो को देखने के बाद। और उसका जो रिवीजन होगा न्यूमेरिकल्स का, वो हम लोग लास्ट में 5th यूनिट कंप्लीट करने के बाद करेंगे। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 2 में रेसिप्रोकल लैटिस, जो यूनिट 2 है वो है रेसिप्रोकल लैटिस। तो रेसिप्रोकल लैटिस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर हमारा रेसिप्रोकल लैटिस से शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।